मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि भारत का जो प्रतिनिधिमंडल जाए अलग अलग देशों में, जिसमें सांसद शामिल हों, उसमें काबिल लोग जाएं? उन्होंने जो सूची दी उससे तो यही प्रतीत होता है। एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, उसको आप शामिल नहीं करते उस सूची में, क्योंकि आपकी उनसे ठीक बनती नहीं है। आपको लगता है उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। कांग्रेस के नेताओं के बयान है ये। शशि थरूर की बात कर रहा हूं। आपने जो 4 नाम दिए, शशि थरूर का नाम उसमें क्यों नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं? पर आनंद शर्मा जरूर है, नाम दिया जरूर जाए, है। गौरव गोगोई है, अमरिंदर सिंह वडिंग का नाम है, और साथ ही साथ नासिर हुसैन। भाई सरकार अगर पूछ रही है किसी राजनीतिक दल से, तो फिर पूछ रही है तो उनकी सलाह मान लो। मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रहा हूं। हाँ, एंकर आप हैं, फिर भी मुझे आप ये मौका दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अमर सिंह है या वारिंग है, उनके मुकाबले क्या शशि थरूर हल्के बैठते हैं? बिल्कुल नहीं। एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में बिल्कुल नहीं। अमेरिका में जहां अंग्रेजी में अपनी बात करनी है, जहां पर टीवी मीडिया है, सब कुछ है, जहां आपको अपने बहुत क्लैरिटी के साथ बात करनी है, आपको क्या लगता है कि शशि थरूर हल्के पड़ेंगे वारिंग से? तो 19-20 क्या सर्वदलीय बैठक किस लिए होती है? यही सहमति बनाने के लिए। और आवी वॉशिंग आवर डर्टी लिनन इन पब्लिक, मैं यही कह रहा हूं अपने कपड़ों की गंदगी सार्वजनिक तौर पर धोते घूम रहे हैं हम। संदीप, मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप इतने काबिल आदमी का नाम नहीं रखते हैं लिस्ट में, तो माफ कीजिएगा, आप क्या करना चाहते हैं? मैं उस पर सवाल उठाना चाहता हूं। ये मैं कल सवाल नहीं, मैं इसमें आपका जायज सवाल है, क्योंकि तो क्या सबसे काबिल लोग ही मंत्री बनते हैं, उन्हें अहम मंत्रालय दिए जाते हैं? फिर सवाल तो ये भी पूछा जाएगा, अगर नहीं, अब सुनिए ना, कांग्रेस की फर्ज कीजिए सरकार होती और वो सुब्रमण्यम स्वामी को, वो काबिल बहुत हैं, चाइना के फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हैं, हार्वर्ड कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, उनका भी विदेशों में अच्छा खासा दखल है और लोग उनकी बात सुनते हैं, उनको चुन लेते तो बवाल नहीं होता क्या? अगर तब बवाल होता तो हम लोग कहते हैं गलत है, तब हम कहते बीजेपी गलत कर रही है। पर ये देश, अब बात ये है तो ये गलत हो रहा है। चलिए, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का इजहार कर रही थी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कांग्रेस अपनी राजनीति में इतनी ज्यादा घिर गई है कि आप एक काबिल आदमी को उन 4 में पाते नहीं है। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मुझे हैरानी है। काबिल आदमी है, आप मान रहे हैं ना काबिलियत पे? कांग्रेस के लोग खुद कह रहे हैं कि उनकी काबिलियत पे हमें शक नहीं है। अगर शक नहीं है तो क्यों नहीं आपकी लिस्ट में? क्या आप राजनीति करना चाह रहे हैं? क्या आपको देश से प्रेम नहीं है? देखिए, राजनीति, ये जो राजनीति का खेल है, ये इतना मासूम या नादान सा खेल भी नहीं खेला जा रहा है। दरअसल शशि थरूर के साथ दूसरा नाम जो सरकार ने तय किया, जिसे कांग्रेस ने नहीं दिया था, सुनिए ना, उसमें मनीष तिवारी भी हैं। मनीष तिवारी उसी G23 के सदस्य हैं, जिस पर भरोसा आजकल कांग्रेस आला कमान को लगातार कम होता जा रहा है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो ये संयोग था या प्रयोग था? और इस वक्त पर देश जब एकजुट होना चाहिए, ये संयोग या प्रयोग के लिए कोई जगह होनी चाहिए क्या? दिबांग, मेरी आवाज उतनी तेज नहीं है, मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता हूं। मैंने अपनी बात हल्की सी ये रखी कि मुझे लगता है कि शशि थरूर का नाम उन 4 में जरूर होना चाहिए था। कांग्रेस को अपनी जो अंदरूनी राजनीति है उससे ऊपर ये आपस में ही सलाह मशवरा से हो जाता तो बेहतर होता, बहुत अच्छा होता, और इस पर जो विवाद हुआ उससे बचा जाना चाहिए। देखिए, आज का जो विवाद है उसमें आप बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि हुआ क्या। 22 को हमला हुआ पहलगाम में, जवाब क्यों नहीं आ रहा? 7 तारीख को जवाब आया। 7 तारीख को जो जवाब आया, उसके बाद साफ जवाब था कि आतंकी ठिकानों पर हमले हुए। डीजीएमओ हैं भारत के, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। राजीव घई ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहा कि मैंने 11 तारीख को प्रेस ब्रीफिंग हुई कि मैंने उनके लिए संदेश छोड़ा कि आप लोग समझ जाइए कि सिर्फ ये आतंकी ठिकानों पर हमले हैं, हमारा सेना से कोई मतलब नहीं है। सेना चाहे तो अलग रह सकती है, पर उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। जयशंकर का बयान कब आया? 15 मई को। जयशंकर ने क्या कहा कि 7 तारीख को इन्होंने बात नहीं मानी, 10 तारीख को जब इन पर प्रिसीजन वाले हमले हुए, उसके बाद ये तैयार हो गए। साफ बात है, अगर आप उसकी डिटेल देखें, क्रोनोलॉजी की, अगर आप डेट्स देखें, तो साफ है जयशंकर उस बात को रेफर कर रहे हैं जो डीजीएमओ साहब ने कही मेजर जनरल अब्दुल काशिफ अब्दुल्ला से जो बात कही, उसको वो रेफर कर रहे हैं। नहीं तो इसमें वही देखिए, जब शब्दों का खेल होता है, यहां पर जो विपक्ष मांग कर रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं
कि इन्हीं कारणों के चलते हमने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी ताकि विस्तार से हमें जानकारी मिल जाए। अब पीआईबी फैक्ट चेक हमें कहे कि नहीं जी तोड़ मरोड़ कर पेश किया, खुद आ जाए विदेश मंत्री और बात को दूध का दूध पानी का पानी कर दें। देखिए इसमें ये बात हर बार आती है कि आप कोई भी कीचड़ उछाल के चले जाइए, शूट एंड स्कूट आप बहुत इस्तेमाल भी करते हैं, आपको बड़ा पसंद है फ्रेज, ये वो है। अब आप कब तक इसमें सफाई देंगे? आप जो पीआईबी की जो सफाई है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, वो क्या है कि एट द स्टार्ट उन्होंने कहा था, बिफोर द स्टार्ट नहीं कहा था। आप उसको बिफोर द स्टार्ट मान रहे हैं, पर आप अगर विस्तार से देखें, और चूंकि मैंने ये वीडियो देखे हुए हैं, मैंने राजीव घई जो डीजीएमओ साहब हैं उनका भी वीडियो देखा, मैंने बड़ी मुश्किल से ये मिला दूसरा एक्सटर्नल अफेयर्स साहब मिनिस्टर का 15 तारीख को, जो वो बता रहे हैं, प्रेस से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपने ये सवाल पूछा था उसका ये जवाब है। उसमें आप देख लीजिए तो साफ है, नहीं उसमें ही इज रेफरिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द डीजीएमओ, और ये कब बात कर रहे हैं? 15 तारीख को बात कर रहे हैं। नहीं तो इस फिर इस पर विपक्ष इस पे एक हल्की राजनीति कर रहा है। नहीं। देखिए एक मिनट सुनिए ना, संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के, राहुल गांधी की भी बात छोड़ दीजिए, अभी वो तो जुड़े ही रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष हैं वो लोकसभा में। संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को पहले बता दिया था तो आपने भारतीय सेना के साथ गद्दारी की है। प्रधानमंत्री मोदी बताएं विदेश मंत्री के बयान में कितनी सच्चाई है। उदित राज कह रहे हैं दिल की बात जुबान पर आ गई। अजय राय कह रहे हैं कि ये कितना दुखद है, जिस देश पर आक्रमण करना है उन्हें पहले बता दिया। और बीजेपी की तरफ से बयान क्या आता है? शाहनवाज हुसैन कहते हैं राहुल गांधी वो शब्द बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से बोले जा रहे हैं। अब ये कितनी बेहतरीन राजनीति हो रही है। देखिए वही तो मैं बोल रहा दुख नहीं होता दिबांग जी? बिल्कुल, देखिए बात वही है संदीप, जो दुख की बड़ी बात वही है कि हमारी जो राजनीति है उसमें इतनी कड़वाहट घुल गई है कि कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि सच क्या है। कौवा कान ले गया तो कौवे को गोली मारने को लोग तैयार हैं, इधर कान की तरफ नहीं देखते हैं कोई। वो ये हमारी राजनीति का हाल हो गया है, और इसके लिए कोई एक पार्टी नहीं, मुझे लगता है सभी इसके लिए ताली दोनों हाथ से जो सवाल राहुल गांधी ने पूछा उसमें मुझे जो महत्वपूर्ण सवाल लगता है, और मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने पूछा कि क्या कोई भारतीय विमान गिरा, क्योंकि पश्चिम में इस बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। बहुत चर्चाएं हो रही हैं, और इसमें मैं आगे सवाल जोड़ रहा हूं, क्या उसमें कोई मिसाइल इस्तेमाल की गई? क्या वो मिसाइल चीन ने दी थी? क्या जो चीन की सबसे नई मिसाइल है PL-150, क्या ये वो थी? इस पर सवाल उठ रहे हैं। इससे जब सवाल पूछा गया तो सेना के अधिकारियों ने सिर्फ ये कहा, सेना के अधिकारियों ने सिर्फ ये कहा कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित घर आ गए हैं। हाँ। विमान पर सीधा जवाब नहीं मिला तो है। ये सवाल मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण, पर सवालों की टाइमिंग भी होती है, और यहां पर ये टाइमिंग, ये दुरुस्त वक्त है क्या? यही मुफीद समय है क्या? विनोद शर्मा राजनीतिक रोटियां चमकाने या राजनीतिक सवाल जवाब तलाशने की बजाय इसके कि अभी तो हमें दुनिया के सामने अपनी एक सुर में आवाज बुलंद करते हुए दिखना है। ऐसा है कि संदीप की कुछ सवाल दिमाग ने उठाए, मैं समझता हूं कि उस पर फर्दर विस्तार करना चाहिए टू मेक इट मोर बैलेंस्ड। देखिए, ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है कि गवर्नमेंट की डेलीगेशन है? ओवैसी कह रहा है गवर्नमेंट की डेलीगेशन है। ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस हैं जो जा रही हैं, और जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टी के पास अधिकार होता है कि कौन जाएगा। हाँ, इसमें हम बहस कर सकते हैं कि शशि थरूर इज अ वेरी टैलेंटेड डिप्लोमेट हु इज नाउ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरा ये पूछना है कि क्या सरकार ये अनुरोध करते हुए विपक्षी दलों को, क्या सरकार नहीं कह सकती थी कांग्रेस को कि आपने लिस्ट भेजी है लेकिन हम चाहते हैं आप शशि थरूर को भेजें? आप यूनिलैटरली अपनी तरफ से अनाउंस कर रहे हैं। जब आपने ये कर दिया तो ये जो टिट था इसका टैट आपको मिला। जब वहां पर सवाल उठाया गया कि आपने उनको पहले से सूचित कर दिया कि आप अटैक कर रहे हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी को लिस्टें एक्सचेंज करते हैं। लिस्टें कहाँ की होती हैं कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है दोनों कंट्रीज में, वो लिस्ट एक्सचेंज होती है। और उसके चलते भी शायद ये जरूरी होता है कि उनको बताया जाएगा कि हम यहाँ पर नहीं करेंगे कुछ, हम सिर्फ उन ठिकानों पे
अटैक कर रहे हैं जो ठिकाने आतंकवाद के ठिकाने हैं। लेकिन ये बात सरकार समझा सकती थी, क्योंकि सरकार ने लड़ाई से पहले तो ब्रीफिंग की और पूरा समर्थन मिला विपक्ष का, लेकिन लड़ाई के बाद जब रुद्रग्राम हो गया, कोई उनको समाचार नहीं दिया गया, कोई इम्पावर नहीं किया गया उनको विद इंफॉर्मेशन। इसके चलते ये कंफ्यूजन हुआ है। दूसरी बात, नहीं, मैं यहां पर एक सेकंड के लिए इंटरवीन करूंगा विनोद। डीजीएमओ की लगातार ब्रीफिंग हो रही थी, विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग हो रही थी, 9 आतंकी ठिकाने जो नेस्त नाबूद किए गए उनकी तफसील दी गई, 100 आतंकवादी मारे गए, उसमें मसूद अजहर के घर वालों का वो ब्यौरा भी दिया गया, और फिर 15 एयर बेसिस पर जान पहुंचाया भारत ने, उनका भी पूरा विवरण आया, वो ब्यौरा आया। इससे ज्यादा अभी क्या उम्मीद की जाती है या की जा सकती है? जो सरकार की तरफ से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हमारी फौज की तरफ से जो बयान आ रहे थे, वो आ रहे थे, सही बात है। लेकिन उन बयानों के साथ साथ आपने स्वयं माना और दिबांग ने स्वयं माना कि जो अहम सवाल है कि क्या हमारे कुछ एयरक्राफ्ट गिरे ये एडवांस इंफॉर्मेशन के चलते, अगर गिरे तो कैसे गिरे, और इस पे तो कोई क्लियर जवाब आया नहीं एयर मार्शल का, भारती का। उसने यही बोला कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में हानि नुकसान होता है, लेकिन ऑल अवर पायलट्स हैव बैक होम सेफ। इसलिए बैक होम सेफ है क्योंकि हमारे जो एयरक्राफ्ट थे हमारी एयर स्पेस में रहकर निशाना साध रहे थे। और इसके बीच में एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया। बड़ी खुशी की बात है कि ये बात भी उड़ी कि भाई एक निशाना जो हमारा था वो बहुत बड़ा, इट वाज टू क्लोज फॉर कंफर्ट, जहां तक कि एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात है। मैं उसमें ज्यादा नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर वो बात कहीं तूल पकड़ती, अगर कोई ऐसी खबर कहीं आ जाती है संदीप, तो मार्केट स्टैंक कर जाती पूरे साउथ एशिया में। तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत ही बखूबी और टेकिंग द गवर्नमेंट द ऑपोजिशन इनटू कॉन्फिडेंस। ऑपोजिशन राष्ट्र विरोधी नहीं है भाई। तो क्या ये विशेष सत्र का ये इस वक्त एक विशेष सत्र बुलाना जरूरी हो जाना चाहिए था क्या? और ये तमाम सवाल जवाब अगर हम देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के पटल से सुनते तो बेहतर होता। इन कैमरा करते यार, ऑपोजिशन को बुलाते, इन कैमरा ब्रीफिंग कर देते। ऑपोजिशन कह रही थी कि हम प्रत्यक्ष रूप से टेरेस पे चढ़ के चिल्लाना चाहते हैं, उनको बुला लेते और उनको ब्रीफ कर देते ये हुआ है और आगे हम ये करना चाह रहे हैं, आप इस पे आप समर्थन दीजिए हमारा, और ये बात इस पे दोबारा बात मत कीजिए। पर गद्दारी कर दी, तैयारी क्या थी? सवाल तो पूछे जा सकते हैं, पर ये गद्दारी की बात करना, ऐसे पाकिस्तान को बता दिया, इससे भारत क्या छवि दुनिया के सामने पेश कर रहा है? ये सवाल तो बना रहेगा ना, दुनिया हमें देख रही है इस वक्त। बदकिस्मती है कि हमारा पब्लिक डिस्कोर्स इतना जाहिलाना और इतना नीचा हो गया। अब जैसे देखिए, जो अभी शशि थरूर पे कांग्रेस ने किया है वो पॉलिटिक्स नहीं है संदीप, वो बेवकूफी है। और जो कांग्रेस ने जो सरकार ने किया है कि उसको यूनिलैटरली इंक्लूड करके, वो अलोकतांत्रिक है, अनडेमोक्रेटिक है, अनपार्लियामेंट्री है, गलत है। वो दोनों गलती पे है भारी। और शशि थरूर कह रहा है कि मैं इन नेशनल आई परफॉर्म इन नेशनल ड्यूटी। अब मेरे को ये लगता है कि राष्ट्रवाद का वो बुर्का ओढ़कर जाती राजनीतिक मफाद भी ढूंढ रहा है, क्योंकि कल को अगर वो बीजेपी ज्वाइन किया, जिसकी संभावना है, तो फिर ये सवाल उठेगा कि नहीं। तो मतलब राजनीति हावी हो रही है, पर जो मूल लड़ाई थी आशुतोष, और मेरे ख्याल से हम सब भूल गए, और उसमें मीडिया भी, जिसका अहम हिस्सा आप भी हैं, मैं भी हूं, हम भी शामिल हैं। लड़ाई किससे थी? हमें तो आतंकवाद खत्म करना था ना। हमने पहले दिन से यह साफ किया, हम पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने, उनके कोई नागरिक सिविलियन एरियाज पर हम टारगेट ही नहीं कर रहे हैं, हम तो आतंकवाद को खत्म करने निकले थे। आतंकवाद का काम तमाम कर दिया क्या हमने? ये जो हम सवाल पूछ रहे हैं, वो 4 आतंकी जिन्होंने हमारे 26 अपनों को मारा, कहां गए? उस बात को कहीं हम राजनीतिक रोटियों के चक्कर में भूल गए हैं क्या?
संदीप, अभी थोड़ी देर पहले जो शशि थरूर पर बातचीत हुई थी, मैं उस पर थोड़ा सा एक रोशनी डालना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। प्लीज। राजनीति कितनी अवसरवादी होती है, इसका एक जीता जागता प्रमाण है। मैं भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय का एक ट्वीट जो दिसंबर 30, 2024 का है, जिसमें उन्होंने पूछा है, शशि थरूर मस्ट क्लैरिफाई ऑन हिज डीलिंग्स विद द जॉर्ज सोरोस। More importantly, why did he approach Minister Hardeep Puri in private with a request to drop the issue after making a public accusation? 4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर से पूछ रही थी कि आपका जॉर्ज सोरेस के साथ क्या संबंध है। 4 महीने पहले की बात है। और जॉर्ज सोरेस के बारे में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को लगातार मैट पर लाती है और कहती है कि जॉर्ज सोरेस इस देश के अंदर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अंतरराष्ट्रीय साजिश कर रहे हैं। ये छुपी हुई बात नहीं है। तो जिस शशि थरूर को वो जॉर्ज सोरेस से जोड़ रहे थे और जिसके बारे में हरदीप पुरी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, वही शशि थरूर अचानक क्या हो जाते हैं। नो वन कैन डिनाई शशि थरूर्स eloquence, his long experience as United Nations official and his deep insight on matters of foreign policy. So why has the Congress party and Rahul Gandhi in particular chosen not to nominate? आप नसीर के बारे में कहते हैं कि वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, यही तो कह रहे थे ना वो। इसके अलावा दूसरे जो सज्जन है उनके बारे में नहीं, वो राजनीतिक, देखिए राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। नहीं, मैं दूसरा पहलू भी सामने रख रहा हूं एंड आप बताइए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। भाई वो राजनीतिक प्रतिद्वंदता तो है ही ना बीजेपी की शशि थरूर से, बट जैसे दिबांग कह रहे थे, यू नीड द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। यूएस में भारत का रुख रवैया साफ करने के लिए उनसे मुफीद, उनसे बेहतर कोई व्यक्ति हो सकता था क्या? सरकार ने वो दरियादिली दिखाई। पहले भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा ना कि क्या सोरोस के साथ शशि थरूर का कोई रिश्ता था और क्या शशि थरूर ने इस पर कोई सफाई दी और क्या उनकी सफाई पर भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट है। आप किसी को राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं। मैं शशि थरूर को बिल्कुल पाक साफ मानता हूं। मैं मानता हूं कि वो इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, नो डाउट अबाउट इट। बट जो पार्टी 4 महीने पहले उनको जॉर्ज सोरेस से जोड़ रही थी, आज उसी शशि थरूर में उनको सुर्खाब के पर लगा, वो देशभक्त दिखाई पड़ रहे हैं। तो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। 5 महीने पहले आप उनको देशभक्त नहीं कुछ और मान रहे थे, जॉर्ज सोरेस का साथी माना था, आज तो यही पैमाना आशुतोष अगर कांग्रेस पर लगाया जाए, भारतीय सेना, भारतीय फौज ने जो सिनर्जी दिखाई उसकी तारीफ, कसीदे गढ़े जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले जानकारी दे दी क्या और हमारे कितने रफाल गिरे, वो रफाल का ही पूछ रहे हैं। अभी ये वक्त है ये सवाल जवाब करने का। नहीं, मुझे इसके 2 पहलू। पहली बात तो मैंने कहीं नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने अलग नेताओं की बात में नहीं करा, उन्होंने कहीं सेना के शौर्य पर किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं, वो तो मैं भी नहीं कह रहा हूं। हाँ। दूसरी बात है, क्या अभी पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? अरे भाई, जब 1962 की लड़ाई चल रही थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने फोर्स कर दिया था, राम मनोहर लोहिया ने फोर्स कर दिया जवाहरलाल नेहरू को, युद्ध के बीच में संसद बुलाई गई थी और सरकार से तीखे सवाल पूछे गए थे। अब प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि जब राष्ट्र इतने बड़े संकट के दौर से गुजर रहा हो तो सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं होगी? सरकार से सवाल पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे? क्या सरकार यह बताएगी कि पहलगाम के मामले में किसी तरीके की चूक हुई है, चूक नहीं हुई? क्या सरकार यह बताएगी कि जयशंकर का नहीं, वो तो वही तो मूल सवाल था जहां से मैंने आपसे चर्चा शुरू की थी। वो पहलगाम बैसरन में ये जो 26 हमारे अपने मारे गए, वहां पर एक भी पुलिसिया क्यों नहीं था, आर्मी की तैनाती क्यों नहीं थी, कोई बीएसएफ का, सीआरपीएफ का आदमी क्यों नहीं था वहां? लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, अगर उनको सही वक्त पर उपचार मिल जाता, 1.5 घंटे तक वो जिंदा थे, ऐसा उनके परिवार वाले दावा कर रहे हैं। कोई पहुंचा ही नहीं। इन सवालों के जवाब कौन देगा? जैसे पुलवामा का सच हमें आज तक नहीं मिल पाया, वो 150 टन आरडीएक्स वहां पर कैसे पहुंच गया हाईवे पे, ये जानकारी आज तक हमें मिली ही नहीं। हाँ, तो इसकी जानकारी किसको देनी पड़ेगी? जो आपकी सर्वोच्च संस्था है, जो चुनी हुई सरकार के लिए सबसे बड़ी संस्था तो पार्लियामेंट तो मंदिर है लोकतंत्र का, वहीं तो जवाब होगा ना। तो कब होगा उसका जवाब? कभी अगर विपक्ष ये सवाल खड़े करता है, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी सवाल पूछते हैं, तो वो देशद्रोही कैसे हो जाते हैं? मैं तो ये समझ नहीं पाता हूं। और क्या सरकार एक ऐसा विपक्ष चाहती है जो उनके कहने पर उठे, उनके कहने पर बैठे,
उनके कहने पे पूछे, उनके कहने पे ना पूछे? तो क्या सरकार, विपक्ष भी अपनी मनमर्जी का चाहती है क्या? यह भी तो एक सवाल है ना। तो मेरा प्रश्न यह कि इस पूरी क्राइसिस के दौरान सरकार की अकाउंटेबिलिटी कहां है? तो ने जो सरकार फैसले की जवाबदेही भी जरूरी है, पर विपक्ष भी जिम्मेदाराना रुख अख्तियार करे। वो हो रहा है क्या?